नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि अर्थात रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें हम संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें टोटल आपको लगभग 1600 से 1700 के आसपास प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न जो होंगे सभी वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। और ये जो है, चूंकि इतने प्रश्न है तो जाहिर सी बात है एक वीडियो में सब संभव नहीं हो पाएगा, तो इसको जितना वीडियो में हो पाए मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को एक एक कर करके। ठीक है, तो इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप बाद में सेव करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चलिए थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। चलिए प्रश्न हमारा, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक, क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह का। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सआदत खां। अवध राज्य की स्थापना सआदत खां ने किया था। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनकलीज खां, इसका ही फेमस नाम है। ठीक, तो याद रखिएगा चिनकलीज खां। नेक्स्ट, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना किया था। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो, और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मुर्शीद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? सादतुल्ला खान ने। ठीक, नेक्स्ट, भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को किसकी उपाधि दी थी? आंसर हो जाएगा बुरहान उल मुल्क। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को उपाधि दी थी बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट, सआदत खां का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद अमीन। सआदत खां का वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम कहिए या फिर बहादुर शाह का ओरिजिनल नाम कहिए या मूल नाम कहिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? मुअज्जम। अगला देखते हैं, बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? आंसर हो जाएगा साहे बेखबर। साहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह को पुकारा जाता था। नेक्स्ट, जहादर अपने शासन में डैश नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। आंसर हो जाएगा लाल कुमारी। लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी और जहादर शाह ने अपने दरबार में उसको अपने कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुमारी। ठीक, नेक्स्ट, मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किस किस को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सैयद बंधु, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ठीक, ये तीन व्यक्ति हैं, सैयद बंधु, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को इतिहास में शासक निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जहादर शाह। जहादर शाह, मुगल बादशाह जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। इसका नाम में भी रंगीला लगा दिया जाता है, कई जगह देखने को मिलता है, लिखा जाता है इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, तो रंगीला किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलीज खां ने डैश की उपाधि धारण की तथा अब स्वतंत्र राज्य
तथा कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। दो को प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न होता है कि किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और कब घोषित किया। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1725 ईस्वी में चिनकिलीज खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और हैदराबाद की स्थापना कर दी। ठीक, हैदराबाद की स्थापना की मतलब खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हैदराबाद की स्थापना किस देशवासियों ने किया। आंसर हो जाएगा तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की। नेक्स्ट, अवध की स्थापना किस देशवासियों ने किया। आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। अवध की स्थापना किन्होंने किया था, तो ईरानियों ने किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया। आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। ईरान का सम्राट जो नादिर शाह था वह भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 ईस्वी में और भारी कत्लेआम मचाया था। नेक्स्ट, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब वहां का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसमें वहां का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया था तथा यह सब किनका बनवाया हुआ था। आंसर हो जाएगा नादिर शाह ने और यह बनवाया गया था किसका, तो शाहजहां के द्वारा। ठीक, तो तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया, यानी कि तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को भारत लेकर कौन गया, तो नादिर शाह लेकर गया। और इसको बनवाया कौन था तख्ते ताउस को, तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। वही हो जाएगा मोहम्मद शाह। जब नादिर शाह हमला किया तो उसमें जो था दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह के समय वो आक्रमण किया और तख्ते ताउस उठा कर ले गया, इसको फेंक दिया, कहा जाओ तुम यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में डैश ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आंसर हो जाएगा 1803 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो आंसर हो जाएगा मराठों की। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हरा दिया और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। और ये युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था कि जो मराठा थे, ये वहाँ का जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, शायद पेशावर या लाहौर है शायद, हाँ लाहौर। तो लाहौर का जो वहाँ का सूबेदार था, लाहौर के सूबेदार को इन्होंने अपदस्थ कर दिया और इसी के चलते अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इनके साथ युद्ध किया। और एक तो ये कारण था युद्ध होने का, और हारने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि अभी तक जो मराठा थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे, यानी कि छिप कर वार करने का युद्ध का पद्धति का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन इस युद्ध में जो पानीपत का तृतीय लड़ाई हुआ, इसमें कुछ कहीं ना कहीं जो मराठा थे ये थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अभिमानी घमंडी टाइप के हो चुके थे। मतलब इनको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो इस युद्ध में सामने से लड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि बुरी तरह ये पराजित हो गए, क्योंकि सामने से युद्ध लड़ने के कौशल इनमें नहीं था और इसलिए युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गए। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं अब, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था तथा यह कितने बार भारत पर आक्रमण किया। आंसर हो जाएगा उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था अहमद खां और यह भारत पर 8 बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट देखते हैं, शाह आलम द्वितीय का हत्या कब तथा किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खां ने शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 ईस्वी में करवा दी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसको 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया और रंगून भेज दिया और वहीं रंगून पे जाकर इसकी मृत्यु हो गई। संभवतः अगला प्रश्न यही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, जब 1857 के क्रांति में बहादुर शाह भाग लिया
तब अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया। अभी बताया मैंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रंगून, जो कि उस समय बर्मा की राजधानी थी, जो कि वर्तमान में म्यांमार है। अगला प्रश्न, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था। आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे। आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब जो थे बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिर्जा गालिब उसके दरबारी कवि नहीं हुआ करते, दरबारी कवि ऐसा भी नहीं, दरबारी कवि या शायर नहीं हुआ करते थे। जो बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे या शायर थे, उनका नाम था मिर्जा जौक। और मिर्जा जौक से जो थे ये मिर्जा गालिब जो थे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि इनको लगता था कि काबिल मैं हूँ, इनको लगता था कि काबिल मैं हूँ और उसको कैसे मतलब यौदा मिल रहा है। लेकिन इनमें जो थी कहीं ना कहीं एक तरह से एटीट्यूड भरे वाले थे। मिर्जा गालिब जो थे एटीट्यूड पर्सन थे, इनका तो एटीट्यूड था, ये अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब होता है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो किसी के सामने झुकते नहीं थे। तो ऐसे ही उनसे मिर्जा जौक सिंह की जलन होती थी, और इसीलिए एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि उनको ही ताना मारने के लिए एक बार उन्होंने शेर कहा था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यह शेर कहकर मिर्जा गालिब ने मिर्जा जौक को टॉन्ट यानी कि ताना मारा था, कि मतलब कहने का मतलब है कि बना है शाह का मुसाहिब, यानी कि शाह का जो है मुसाहिब बन गया है, इसलिए इतरा रहा है, नहीं तो इसकी औकात क्या है, यह कहकर उन्होंने ताना मारा था। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं मिर्जा गालिब और मिर्जा जौक के बीच, कहानियां हैं सब, ठीक। तो यही बात रहा कि मिर्जा गालिब काफ़ी फेमस शायर थे, तो बहादुर शाह जफर के समय के थे, लेकिन उनके दरबारी नहीं थे, इस बात को भी याद रखिएगा। दरबारी जो थे उनका नाम था मिर्जा जौक। अगला प्रश्न देखते हैं, हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा दिल्ली। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अब बाकी जो मुगल बादशाह उत्तर मुगल काल में जो शासक हुए उनका कार्यकाल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब के बाद अगला शासक बना बहादुर शाह, जिसका कार्यकाल रहा 1707 से 1712। उसके बाद आया जहादर शाह, जिसका शासनकाल रहा 1712 से 1713, मात्र एक साल यह शासन कर पाया। अगला शासक आया फर्रुखसियर, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद आया मोहम्मद शाह, यह 1719 से 1748 तक शासन किया, और इसी के समय नादिर शाह जो था हमला किया था। उसके बाद अहमद शाह द्वितीय आया, अहमद शाह आया, और अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन किया। फिर आया आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 यानी कि 5 वर्षों तक इसने शासन किया। फिर आया शाह आलम द्वितीय, और इसका कार्यकाल ठीक ठाक रहा, 1759 से 1806 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय आया और इसने शासन किया 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक। और अकबर द्वितीय के बारे में एक और बात आप जानते होंगे कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। यह 1837 से 1857 ईस्वी तक यह शासक रहा। और यह जो है बहादुर शाह जफर एकमात्र मुगल बादशाह है जिसका फोटो कैमरा से लिया गया फोटो है, क्योंकि उस समय तक कैमरा का आविष्कार हो चुका था और कैमरा से फोटो लिया गया एकमात्र मुगल बादशाह यही है, बहादुर शाह जफर, जिसका फोटो कैमरा से लिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब वह भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप यहाँ से चेंज होगा। अब भारत में यूरोपीय कंपनी यानी कि अंग्रेज आएंगे। चलिए अंग्रेजों को भारत बुलाते हैं। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब तथा यह भारत की पश्चिमी तट पर किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी को आया। और कहाँ पे आया, तो कालीकट आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा वास्को डिबा वाला नहीं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक डैश ने सहयोग किया था, यानी कि वास्को डी गामा जो था यूरोप से चला था, पुर्तगाल से यानी कि, और पुर्तगाल से आकर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचा। और वहां से अब्दुल मनीद जो थे एक गुजराती व्यक्ति थे जिन्होंने वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शन किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल मनीद। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन तथा कब आया। तो क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन है कि कौन था, तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यह कब आया, तो 1505 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कब तथा किसे बनाया गया। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कब तथा किसे बनाया गया, आंसर हो जाएगा 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक, तो कब जीता, तो 1510 ईस्वी में। किससे जीता, तो यूसुफ आदिल शाह से जीता जो कि बीजापुर का शासक था। और जीता कौन, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली, आंसर हो जाएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी, आंसर हो जाएगा सन थोमे। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था सन थोमे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ, आंसर हो जाएगा डचों का। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे, तो डच आए थे। नेक्स्ट, भारत का पहला डच यात्री कौन था तथा कब भारत आया था। भारत का नहीं कहेंगे, भारत में कहेंगे। भारत में पहला डच यात्री कौन था और कब आया था, तो आंसर हो जाएगा कार्नेलियन हाउटमैन जो कि 1596 ईस्वी में आया था। ठीक, कौन सा, कार्नेलियन हाउटमैन जो कब आया था, 1596 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ बनवाया, आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ठीक, तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ बनवाया, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा प्लीज। हाँ चलिए, डचों की क्वेश्चन है कि डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई, आंसर हो जाएगा पुलिकट। कहाँ हो जाएगा आंसर, पुलिकट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों का ढलाई किया, आंसर हो जाएगा स्वर्ण। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सोने की। डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों की ढलाई की, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोने के सिक्के की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ। 1759 ईस्वी में अंतिम रूप से भारत में डचों का सफाया हो गया। ठीक, और वह किस युद्ध से हुआ, आगे देख लेते हैं, दिया होगा शायद। हाँ, क्वेश्चन दिया ही। अगला क्वेश्चन कहा वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो यही वेदरा का युद्ध था 1759 ईस्वी का, जिस युद्ध के बाद भारत में डचों का सफाया हो गया। और युद्ध किनसे हुआ था, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों से हुआ था, और अंग्रेजों ने डचों को हराया और भारत से उनकी सफाया हो गया। ठीक, नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की किस रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी जो थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, वह पहला गवर्नर कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में साझेदार यानी कि पार्टनर्स टोटल कितने थे, तो 217, और इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो टॉमस स्मिथ। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। कौन था, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन गया था, तो वही हो जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो यही कैप्टन हॉकिंस ही था, जो कि पहला अंग्रेज था जो कि मुगल दरबार में गया था। और कब गया था, तो ये 1609 ईस्वी में गया था। किसके समय गया था, तो क्या नाम है जिसका, उसका बेटवा है, लिखा है जहांगीर, सॉरी जहांगीर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला, कभी कभी बीच में कोई चीज़ भूल जाता है।
भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। नेक्स्ट देखते हैं 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस जगह पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की? आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस जगह व्यापारिक कोठी बनाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट, जहांगीर ने कब अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दिया? आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित की? ठीक, क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित की? आंसर इसका हो जाएगा 1600 कितना है जी? 1613 ईस्वी में। कब आंसर हो जाएगा? 1613 ईस्वी। पश्चिमी घाट में सूरत में कब इन्होंने कोठी खोला था? तो 1613। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था? याद रखिएगा, तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन वह सफल रहा। लेकिन 1613 ईस्वी में जो थे उन्हें सफलता मिली। ठीक, कब तथा किसे सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? अभी अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन कब तथा किसे सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। सर यहाँ पे टॉमस रो की बात की जा रही है। जब जेम्स विलियम हॉकिंस जो था वो चला गया 1613 ईस्वी में, उसके बाद जो था सर टॉमस रो को उसने भेजा था, जो कि कब आया था? तो 2 साल बाद, यानी कि 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सर टॉमस रो भारत में कब तक रहे? आंसर हो जाएगा फरवरी 1619 ईस्वी तक। फरवरी 1619 यानी कि लगभग 4 साल तक रहे। इतना इज्जत तो देना ठीक नहीं है, लगभग 4 साल तक रहा कहिए। ठीक, अगला प्रश्न, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान कब दिया? आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। कब दिया? 1632। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया? आंसर हो जाएगा 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी मद्रास में स्थित है। अगला प्रश्न, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इतनी खूबसूरत राजकुमारी थी कि इसको दहेज देना पड़ गया, और दहेज में पूरा का पूरा मुंबई दे दिया लोग। आगे होगा क्वेश्चन, देखिए। कहा चार्ल्स द्वितीय कहाँ के राजकुमार थे? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यही थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो थी पुर्तगाल की राजकुमारी थी, और चार्ल्स द्वितीय राजकुमार थे ब्रिटेन के। दोनों के बीच में प्यार हो गया, और ऐसा प्यार हो गया कि दहेज भी देना पड़ गया। देखिए, चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब तथा किसके साथ हुआ? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ। ठीक, किसके साथ हुआ? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, यही पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी। नेक्स्ट है चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में बम्बई प्रांत किसने दिया था? आ गया ना? ठीक है, सोच लिए बेचारी कि का जाने इसको का कमी था, कौन ना कौन कमी होगा। बताइए, दहेज में वो लोग पूरा का पूरा बम्बई दे दिया लोग, बम्बई बंदरगाहें दे दिया लोग दहेज में, पुर्तगाली। और कहीं ना कहीं भारत में पुर्तगालियों का, चूँकि यही वैवाहिक संबंध स्थापित किया लोग, और इसी वैवाहिक संबंध के बाद पुर्तगालियों ने जो था लगभग भारत छोड़ दिया। लगभग, पूरी तरह तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह तो उनको लतिया के भगाया गया गोवा से, लेकिन लगभग भारत तो लोग छोड़ दिए, क्योंकि अब दामाद जी भारत में शासन कर रहे हैं, तो ये लोग का झूठा झगड़ा करेंगे लोग, तो इसलिए लोग छोड़ दिए। तो याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में बम्बई प्रांत किससे मिला था? तो यह पुर्तगालियों से मिला था। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी किया चार्ल्स द्वितीय, और उसी में क्या मिला था? बम्बई मिल गया था दहेज में। यहाँ शादी हम लोगों का ना हो रहा है, लोग को दहेज में बताइए बम्बई मिल रहा है, गजब। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तथा कब दिया? और जो बम्बई इसको मिला था वो क्या किया? वो किराया पर दे दिया। किसको दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वह कब दिया? तो 1668 ईस्वी में दिया। और कितना? तो 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर।
देकर ना सॉरी लेकर। अगला क्वेश्चन, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बना दिया गया? तो आंसर हो गया बम्बई, क्योंकि अब बम्बई जो थी अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, तो वे लोग सूरत से मुख्यालय हटाकर कहाँ बना दिए? बम्बई बना दिए। बम्बई शहर का स्थापना कब तथा किसने किया था? आंसर हो जाएगा 1669 से 77 के बीच में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो गिराल्ड ऑगियर ने किया। किसने किया? गिराल्ड ऑगियर 1669 से 77 के बीच हुआ। बंगाल का शासक कौन था? शाह शुजा। ये तो क्वेश्चन का कौन समझ में नहीं आया कि बंगाल का शासक कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी तथा इस अनुमति को क्या कहते हैं? तो अनुमति देने वाला था शाह शुजा और इस अनुमति को कहते हैं निशान। क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी डैश रुपए भुगतान कर कब प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा 1200 रुपए भुगतान कर 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्राप्त किया। कौन कौन गांव? तो 3 गांव, सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर। 3 गांवों की जमींदारी जो थी अंग्रेजों ने 1200 रुपए भुगतान करके और 1698 ईस्वी में एक तरह से खरीद लिया, कह सकते हैं, प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? आंसर हो जाएगा जॉर्ज चारनॉक। जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज चारनॉक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी डैश के द्वारा डैश शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो कहने का मतलब है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में स्थापित हुई थी। कब? तो 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? आंसर हो जाएगा फ्रैंक्विस मार्टिन। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? फ्रैंक्विस मार्टिन। नेक्स्ट, वालीकोंडापुर के सूबेदार कौन था? आंसर हो जाएगा शेख खां लोधी। शेख खां लोधी वालीकोंडापुर का सूबेदार था। नेक्स्ट देखते हैं, शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव किसने प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा फ्रैंक्विस मार्टिन। फ्रैंक्विस मार्टिन ने शेर खां लोधी से पुडुचेरी को प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1746 से 48 के बीच। 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। उधर ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और उसी बीच यहाँ पे तब तक इंडिया में यानी कि भारत में अंग्रेजों ने जो था मार कर लिया। किसे? तो फ्रांसीसियों से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब तथा किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 1748 ईस्वी में एक्स-लॉ-शापल के संधि के तहत यह पहला जो था, या तो यूं कहिए कि उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ या फिर यूं कहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1748 ईस्वी एक्स-लॉ-शापल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में हुआ। नेक्स्ट, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डैश की हार हो गई। आंसर हो जाएगा डुप्ले की हार हो गई। किसकी हार हुई थी? डुप्ले की हार हुई थी। नेक्स्ट, डुप्ले की हार के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? आंसर हो जाएगा गोडेहू। जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले हार गया तो अगला जो था फ्रांसीसी गवर्नर किसे बनाया गया? गोडेहू को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि कब हुई? आंसर हो जाएगा जनवरी 1755 ईस्वी। जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई थी। नेक्स्ट, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? आंसर हो जाएगा 1756 से 1763 ईस्वी तक। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा पेरिस की संधि।
नेक्स्ट, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने डैश के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया और इसी युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों का एक तरह से सफाया हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में छीन लिया। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो अभी हमने देखा कि 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी, जिस संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में। वहीं बात करें कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में। वहीं बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया यानी कि डेनमार्क वाला ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1616। बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664। और अंतिम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1731। एक बार फिर से देख लीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया 1498, डच 1600 ईस्वी, अंग्रेज 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा कोचीन में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है डच मसूलीपट्टनम में कब प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए? आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। डच मसूलीपट्टनम में कब प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए? तो आंसर क्या हो जाएगा 1605। अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। डचों ने 1611 ईस्वी में पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट, डेनिश ने 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ट्रावनकोर। कहाँ हो जाएगा? ट्रावनकोर। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा सूरत में। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखने देते हैं। कल यानी कि अगला जो सेशन आएगा उसमें बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, आप इसको रिवाइज कीजिए और जो इसका प्लेलिस्ट है मैं बनाकर सेव कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो मैं इसमें डालूं वो सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाए। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही कोशिश करूंगा अगला वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप अंत तक जुड़े रहें।